अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में जहाँ मैं हूँ, यहाँ तो अभी शाम है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, सऊदी अरब में, अब हम 17 जुलाई 2026 और जुमे की सुबह में दिन में दाखिल हो रहे हैं। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। प्रिंसिपली तौर पे 2 सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ईरान और अमेरिका के दरमियान में इस वक़्त मिलिट्री डायनामिक्स किस किस्म के हैं, जहाँ सेंटकॉम ने तकरीबन छठे दिन भी अपने हमलों को जारी रखा, ताबड़तोड़ हमले। आज का जो दिन था थर्सडे का, उसमें भी 2 दफ़ा बहुत मैसिव स्ट्राइक्स जो हैं, वो ईरान पे की गईं। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्पोक्स पर्सन है कैरोलिन लेविट, उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में ये इंडिकेट किया है कि हम ईरान के साथ नेगोशिएशन और टॉक्स के लिए तैयार हैं, चूँकि हमने ईरान का इतना नुकसान कर दिया है, इतने डैमेजेस हो गए हैं कि ईरानी जो है वो अब हमसे नेगोशिएशन और टॉक्स जो हैं वो मांग रहे हैं। ये एक सेट ऑफ डेवलपमेंट है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं नथी हैं। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की कमीशन ने, नॉट द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, बल्कि उसकी जो एग्जीक्यूटिव आर्म है, उसके कमीशन ने एक जीएसपी प्लस के हवाले से जो रिपोर्ट निकाली है, उसके साथ एक स्टाफ का वर्किंग डॉक्यूमेंट और पेपर है, जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत क्रिटिकल है। उसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, अदालतों के हकूक़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माइनॉरिटीज़, प्रोसेस ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन का जो फ़र्क है, मिसिंग पर्सन्स हैं, उन तमाम चीज़ों के इश्यूज़ को उठाया गया है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसे पाकिस्तान के अखबारात ने भी नुमायाँ तौर पे पब्लिश किया है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। मैंने जो पिछला व्लॉग किया था आपसे तकरीबन मेरा ख़्याल है 8-10 घंटे पहले, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाएँ, तो वहाँ वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आएगी यूरोपियन यूनियन कमीशन की, उसमें पाकिस्तान पे बहुत तनकीद होगी और वो उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो तनकीद उसके अंदर है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है? क्या उसकी अहमियत उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में उसे डिस्कस किया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और किस्म के डायनामिक्स हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये भी चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका के डायनामिक्स में आना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं इन डायनामिक्स को डिस्क्राइब कर सकूँगा आपके सामने, तो आप देखेंगे कि इसके ताने-बाने जो हैं, वो पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन रिपोर्ट है, पाकिस्तान की सियासत के साथ इसकी एक कनेक्टिविटी है। अब जिसको समझ आ सके उसका अल्लाह भला करे, जिसको ना समझ आए उसका भी अल्लाह भला करे। तो मैं पहले मैं ज़रा आऊँ ईरान और उसके डायनामिक्स में। जैसे कि मैंने कहा कि छठा दिन है जहाँ सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ने ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो ईरान के ऊपर जारी रखे हैं, और कम से कम आज का दिन है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे रॉयटर है, 2 दफ़ा हमले किए गए हैं थर्सडे के दिन के अंदर भी। वरना हमले मामूल एक तौर पे किए जाते हैं, एक दफ़ा किए जाते हैं रात को, लेकिन अब ये हमले थोड़ी-थोड़ी देर के बाद किए जा रहे हैं। और टारगेट इनका अभी भी प्रिंसिपली ईरान की जो वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ लगती है, और ये एक पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, इस पे मसलसल इसे टारगेट किया जा रहा है। साउथ वेस्ट में जो बड़ा शहर है आबादान का, ऑयल रिफाइनरी का, उससे टारगेट किया जा रहा है। जो चाबहार की पोर्ट है, उससे टारगेट किया जा रहा है। कैशम आइलैंड को और मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट किया जा रहा है ईरान की जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, जो उसके रडार एंड सर्वेलेंस सेंटर्स हैं, जो उसकी आईआरजीसी की नेवल पोजीशंस हैं, जो उसके मिसाइल्स के साइलोस एंड डिपोज़ हैं, जो उसकी ड्रोन उड़ाने की जगह हैं, उनको मसलसल जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अगर ये इतनी शिद्दत से टारगेट, और उसके अलावा ये भी एक चीज़ हुई है कि वैसे तो फोकस जो है वो वेस्ट में है, साउथ वेस्ट के अंदर है, लेकिन ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ब्रिजेस को टारगेट किया गया। और इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे में कम से कम ईरानी मीडिया ये कंफर्म करता है कि 2 ब्रिजेस को टारगेट किया गया है, जिन्हें वो रिपेयर करने या अल्टरनेट रूट निकालने का रास्ता देख रहे हैं। जहाँ इतनी ज़्यादा मैसिव बॉम्बिंग की जा रही है, तो वहाँ पर फिर अमेरिका के सदर की जो स्पोक्स पर्सन है, मासूम किस्म की हैं बड़ी, कैरोलिन लेविट, दुनिया में कोई भी और मुल्क होता तो वो शायद ना हो सकती स्पोक्स पर्सन, लेकिन जो इस वक्त अमेरिका के हालात हैं, वहाँ पे कैरोलिन लेविट जो हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में ये भी कहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, बिकॉज उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, हम भी ईरान से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या ईरान ने उनको कोई इंडिकेट किया है कि उनसे बातचीत करने को तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और रॉयटर्स में भी लिखा हुआ है कि बाकिर कलेबाफ ने जब अपनी तकरीर की एक दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अमेरिका के साथ एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, हम मर जाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, अपनी सॉवरेंटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, ये हमारी रेड लाइन है। तो वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
तो आई वाज़ इंट्रिग्ड एंड क्यूरियस कि मैंने जो पहले ये खबर देखी तो मैंने तो नहीं देखी कि ऐसी कोई चीज़ थी। तो मैंने जाके प्रेस टीवी के ऊपर, अल जज़ीरा के ऊपर मैंने ख़ासा लाइन बाय लाइन मुख्तलिफ जो हेडलाइंस थी, उनको पढ़ के मैंने समझने की कोशिश की कि क्या ईरानियंस ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका से नेगोशिएशन करने की किसी ख्वाहिश का इज़हार किया है या वो कोई डायलॉग ऑफ़र कर रहे हैं, टॉक्स ऑफ़र कर रहे हैं। निश्ता मुझे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिल सकी। वहाँ पर मुसलसल ये पोज़ीशन है कि हम इस स्टेज के ऊपर अमेरिका के साथ कोई भी नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को हमारी जो डिमांड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो फिर ये कैरोलिन लेविट जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? इसकी 2 किस्म की और जो हैं वजूहात हो सकती हैं। 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जो मुख्तलिफ एनालिसिस देख रहा था, उसमें एक तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी हैवी नेवल प्रेजेंस है मेडिटरेनियन के अंदर भी, रेड सी के अंदर भी उनके वॉरशिप्स मौजूद हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं पर्शियन गल्फ में। एज यू फुली नो कि 20 तो उनके बहुत बड़े बड़े जहाज़ मौजूद हैं, और फिर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग छोटे जहाज़, सबमरीन, सभी कुछ वहाँ पे मौजूद है। कैलकुलेशन ये है कि अगर हूतीज़ ने बाब अल मंदब को बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो आउटलेट है, जो बहुत ही नैरो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी नैरो है, तो अगर उसको बहरा अहमर, रेड सी की बाब अल मंदब को हूतीज़ ने बंद कर दिया, और बंद करने के लिए ये नहीं है कि उनको कोई वहाँ पे धमाका करना है या कोई उसको कोई मतलब है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करना है। बुनियादी तौर पे उनको कमर्शियल शिपिंग के ऊपर उस नैरो पैसेज वे में उनको अटैक करना है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? तो प्रेजेंस बहुत है नेवल, जो मैंने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गौर से देखा जा रहा है कि हूतीज़ क्या करेंगे। और साथ ही रॉयटर्स के अंदर एक एनालिसिस, ये खबर बेसिकली एनालिसिस तो नहीं छपी है, कि 2 डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उन्होंने रॉयटर्स को और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी रॉयटर्स को ये बताया है कि हूतीज़ जो हैं वो अब बिल्कुल तैयार हैं कि वो किसी भी स्टेप एंड स्टेज में जब उनको ईरान इंडिकेट करेगा तो वो बाब अल मंदब को बंद कर सकते हैं। रॉयटर्स का कहना यह है कि आईआरजीसी के ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स इस वक्त यमन के अंदर सना में मौजूद हैं, और जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ईरान की साइड से वो ये हैं कि अगर हमारे पावर पॉइंट्स प्लांट्स के ऊपर अमेरिका हमला करता है, उन्हें टारगेट करता है, जो अभी तक अमेरिका ने किया नहीं है, 2 दिन से मुसलसल उसकी बात हो रही है, तो आप बाब अल मंदब को बंद कर दें। ये चीज़ रॉयटर में छप रही। लेकिन हूथीज़ के जो हेड हैं इस वक्त उनकी जो भी गवर्नमेंट है सना में, अब्दुल अब्दुल हादी हूथी उनका नाम है, बहुत नौजवान है, मेरे ख्याल हार्डली लेट 30s में, 40 वर्ष के वो होंगे, और उन्होंने बड़ा मखसूस किस्म का ड्रेस पहना हुआ था। उनकी वो वीडियो आपको मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने तकरीबन 2 घंटे की एक टेलीवाइज स्पीच की है, जिसमें उन्होंने ये वार्न किया है सऊदीज़ को कि अगर सऊदी अरेबिया हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले करेगा या हमारे पोर्ट्स पे हमले करेगा, जैसा कि 2 दिन पहले उन्होंने सना के एयरपोर्ट पे उस वक्त किया जब वहाँ पे ईरानी जहाज़ लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर हम सऊदी एयरपोर्ट्स को और पोर्ट्स को निशाना बनाएंगे। कहना उनका ये था कि ये टिट फॉर टैट होगा, वो हमारे एयरपोर्ट को टारगेट करेंगे, हम उनके एयरपोर्ट को, वो हमारे पोर्ट को टारगेट करेंगे, हम उनके पोर्ट को टारगेट करेंगे। इसमें जो नोट करने वाली चीज़ है कि अब्दुल हादी जो हैं, ये अब्दुल अल हादी हूती जो हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बाब अल मंदब को बंद कर देंगे, लेकिन एनालिसिस सारा ये है कि वो बाब अल मंदब को बंद कर रहे हैं। और अच्छा, ये भी ज़हन में रखिए कि ये वही चीज़ है जिसके पेश नज़र एक दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये ऐलान किया, उन्होंने अप्रूव किया कि $2 बिलियन के स्पेसिफिक जो हैं प्रिसाइज वेपन्स, जो तकरीबन 20,000 किट्स हैं, वो सऊदी अरब को अमेरिका देगा। अच्छा, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था वीलॉग के अंदर कि क्लियर नहीं है कि कहाँ से देगा, क्या ये मैन्युफैक्चर होके दिए जाएंगे या अभी अमेरिकन रिजर्व्स में से दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो स्टोरी तश्कील पा रही है कि ये हूथीज़ का मुकाबला करने के लिए हैं, उससे तो ये लगता है कि अमेरिका के जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स हैं उनमें से ये वेपन्स फौरी तौर पर जो सऊदी अरब को दिए जाएंगे। और अगर ये दिए जाएंगे तो इसको जहन में रखिए कि पाकिस्तान की तकरीबन खासी बड़ी तादाद में ट्रुप्स, मेरा ख्याल है 13, 14 या 18 हज़ार ट्रुप्स पाकिस्तान के जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अलॉन्ग विद द स्क्वाड्रन ऑफ द एयरफोर्स, और वो सारे के सारे जो हैं वो यमन को फेस कर रहे हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान में मासूम जो लोग हैं बेचारे, और जो हमेशा मासूम रहना चाहते हैं, बिकॉज हमारी पीठ पे एक मासूमियत की स्टैंप लगा दी जाती है, तो पाकिस्तान में ये सौदा बेचा गया है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो सऊदी अरब के ऊपर किसी मुमकिना इसराइली हमले का जवाब देने के लिए और इसराइल को सबक सिखाने के लिए और मकामात मुक़द्दस के डिफेंस के लिए हैं। लेकिन अब व्हेन पुश कम्स टू शव, तो अब सारा इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स की जो प्रेजेंस है, पाकिस्तान के ट्रूप्स जो हैं वो यमन के हूतीज़ के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो 20,000 प्रिसाइज वेपन्स अगर हैंड ओवर किए जाते हैं सऊदी अरब को, तो ये फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स के भी हाथ में आएंगे। ये एक एडिशनल पॉइंट है। अब मैं देख रहा था कि मिलिट्री एनालिस्ट क्या कहते हैं। मिलिट्री एनालिस्ट ये कहते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी हैवी नेवल प्रेजेंस है, रेड सी के अंदर भी,
मेडिटेरेनियन के अंदर भी, पर्शियन गल्फ में भी। हूतीज़ के लिए बाब अल मंदब को बंद करना कोई बहुत मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो तो क्रूड राइफ़ल्स और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़रिए भी वो कितनी तंग जगह है कि वहाँ पे अगर वो ऑयल कंटेनर्स को टारगेट बनाना शुरू कर दें, ऑयल टैंकर्स को, तो वो बंद हो सकता है और वो एक आध ऑयल टैंकर भी वहाँ पे अगर गर्क हो गया या उसको आग लग गई तो सारी ट्रैफ़िक जो है वो रुक जाएगी। ये वो चीज़ है जिसके पेश नज़र मीनवाइल हुआ ये है कि गुज़िश्ता चंद हफ़्तों महीनों में सऊदी अरब ने अपनी जो कैपेसिटी है, अपने ऑयल को जो पहले पर्शियन गल्फ से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से एक्सपोर्ट होता था, उसको उन्होंने अपनी ऑयल लाइन, अपनी ऑयल पाइपलाइंस को इम्प्रूव किया है। ट्रकिंग का बहुत बड़ा सिलसिला उन्होंने एस्टैब्लिश किया है और कहाँ पहले 1 मिलियन बैरल पर डे से कम एक्सपोर्ट यांबू के पोर्ट से होती थी, रेड सी से, इस वक्त वहाँ से रोज़ाना गुज़िश्ता कई दिनों से 4 मिलियन बैरल्स यानी 4 गुना 400% वो इसका इजाफा कर चुके हैं। तो ख़तरा यह है कि अगर यहाँ ज़रा सी भी कोई चीज़ हो जाती है तो ये सारी की सारी जो सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स है, जो यूरोप की तरफ जा रही है, एशिया की तरफ जा रही है, वो ठप हो सकती। तो ये वो 2-3-4 चीज़ें हैं जिसके तनाज़ुर में आपको कैरोलिन लेविट जो है उसके कमेंट्स आपको असेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और भी एडिशनल चीज़ है, वो ये है कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बताया था कि अमेरिका के सदर ने इंस्ट्रक्शन की हुई है सेंटकॉम को और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया जब इनफैक्ट उन्होंने हमले शुरू किए 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। कब्ज़ा करने का क्या मतलब है? कब्ज़ा करने का मतलब ये है कि अमेरिकन ग्राउंड फोर्सेस, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगी और जितनी कोस्ट लाइन है वहाँ पर जितनी भी ईरानियन फोर्ट्रेसेस हैं या मिलिट्री पोजीशंस हैं, उन्हें अमेरिका सिक्योर कर लेगा। अब ये कहना तो मतलब इसके और इसी के लिए ये सॉफ्टनिंग की जा रही है। जो मैंने आपको बताया था कि रॉयटर्स का पिछला एनालिसिस ये है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं, ये इस तरह से किए जा रहे हैं ताकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद कॉम्प्लेक्स और मुश्किल किस्म के मिलिट्री मनूवर्स और डिसीजन मेकिंग करने में मदद मिल सके। तो वो मुश्किल मनूवर्स ये हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कब्ज़ा कर लें, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस लैंड करें, जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि बहुत महीनों और हफ्तों से इस वक्त पर्शियन गल्फ के आगे पीछे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस जो हैं मौजूद हैं। तो प्लान ये है। लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला असेसमेंट ये हो रही है कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पीछे एक मुल्क भी लगा हुआ है। उस मुल्क का नाम है ईरान है। उस मुल्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि वो पागल हैं, वो फैनेटिक हैं और अगर आप उनकी कोस्ट लाइन पे कब्ज़ा कर लेंगे और बहुत सॉफ्टनिंग करने के बाद आप कर भी सकते हैं, तो वो जंग रुक नहीं सकेगी, वो जंग वहाँ से फैलेगी और पूरा का पूरा पीछे ईरान की जो बेल्ट है जिसमें सेवरल मिलियन लोग रहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, वो उसका हिस्सा बन जाएंगे। और वैसे तो अगर अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस में मैं समझता हूँ इतनी कैपेसिटी ज़रूर है कि अगर उनको ये ऑर्डर्स दिए जाएँ कि हर सूरत आपने नॉर्मंडी के बीच में जिस तरह से लैंडिंग की थी जून 1944 के अंदर, तो आपने उतरना ही है, चाहे कुछ भी लॉस ऑफ लाइफ हो, तो वो उतर जाएंगे और कोस्ट लाइन को कैप्चर कर भी लेंगे। लेकिन जो लॉस ऑफ लाइफ है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उसे एक्सेप्ट करना या टॉलरेट करना इस स्टेज पे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो ये दूसरी थ्रेट असेसमेंट है जिसकी वजह से कैरोलिन लेविट बहुत मोहब्बत प्यार से जर्नलिस्ट को बता रही हैं कि हाय अल्लाह, हम तो जो है ईरान से बात करने को भी तैयार हैं क्योंकि उन बेचारों का नुकसान बहुत हो गया है और वो हमारे से बात करना चाहते हैं। तो ये वो बैकग्राउंड है जो मैंने आपको दिया है। अब रॉयटर्स ने एक एनालिसिस लिखा जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो ये है कि अब रिस्क ये है कि पाकिस्तान जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, इस स्टेज पे हो सकता है कि पाकिस्तान को हूतीज़ के ख़िलाफ़ और यमन के ख़िलाफ़ एक ऑफेंसिव एग्रेसिव पोजीशन लेनी पड़े अगर ये मामला फैल गया और जंग फैल गई। ये चीज़ एक्सपेक्ट इसे ऐड कर दें कि ये चीज़ जो है इसे फैक्टर इन करें कि जब एक दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने ख़त लिख के आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं उनको कहा कि मुझे 1 हफ़्ते का वक्त दे दें, तो दिस कैन एक्सप्लेन दैट। वहाँ पे वो हो सकता है कि कश्मीरी बेचारे सोच रहे हो कि हमने कोई ऐसा जोर डाल दिया है जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ समझ आती है वो ये कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम की तमाम तर तवज्जो जो है वो इस मसले की तरफ है कि अगर यहाँ पे हूतीज़ में और यमन में और सऊदी अरब में तहस पटहस हो जाती है, जो हालात पैदा हो गए, तो हमें क्या करना है। और इसलिए उन्होंने वहाँ टाइम बाय कर लिया और हो सकता है कि 1 हफ़्ते के बाद वो मज़ीद कुछ दिन मांग लें, कुछ भी वहाँ पर ना हो। वो इस वक्त इस सिचुएशन को गौर से देख रहे हैं और यही वो सिचुएशन है जिसको आपको जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो यूटिलाइजेशन या इफादियत जो अहमियत है इस वक्त मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर या थिएटर ऑफ वॉर के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करती है कि यूरोपियन यूनियन क्यों पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। तो इस चीज़ को भी आपको फैक्टर इन करना चाहिए। अब हम चलें थोड़ा सा देख लें कि यूरोपियन यूनियन की जो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट है, ये क्या मामला है। देखिए, ये यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट की नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्लियामेंट एक एडवाइजरी बॉडी है, कमीशन एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। तो ये कमीशन की रिपोर्ट है जिससे कमीशन ने और जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, बेसिकली काहिया काहलस, काहा
कैलस का जो ये ऑफिस है, उन्होंने ये रिपोर्ट इशू की है। आपको याद होगा कि जब जून में वो आई थी तो उन्होंने पाकिस्तान की सिर्फ तारीफ़ की थी। मेरा ख़्याल है जून के पहले हफ्ते में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई भी क्रिटिकल कमेंट जो है वो नहीं किया था। लेकिन अब ये जो कमीशन की बेसिकली रिपोर्ट आई है, ये जीएसपी प्लस के ऊपर एक बहुत मैसिव रिपोर्ट है, जिसके साथ एक एडेंडम के तौर पे एक एडिशनल वर्किंग जो स्टाफ है, जो वर्किंग स्टाफ का एक डॉक्यूमेंट लगा है, जो पाकिस्तान रिपोर्ट है, जो बहुत क्रिटिकल है, जिसका इस वक्त बहुत चर्चा जो है वो हो रहा है। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट से, कि ये 2023 से 2025 में जीएसपी प्लस का एक एनालिसिस है, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड के दरमियान में पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इस वक्त दुनिया में। जितने भी कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसमें से जीएसपी प्लस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान है। ताहम ये रिपोर्ट पाकिस्तान के स्टेटस को रोकती नहीं है, बावजूद इसमें कि इसमें रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है। ये 31 दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसको यहाँ पर बरकरार रखा गया है, या उसे कंटिन्यू कर दिया गया, और उसके बाद पाकिस्तान को नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है उस वक्त कोई और गवर्नमेंट हो जो उनको पसंद ना आए। लेट्स इमेजिन दिस थिंग हाइपोथेटिकली कि इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, तो आप देखेंगे कि यही तेवर जो हैं ये बदल जाएंगे, और 31 दिसंबर 2027 को पाकिस्तान को जीएसपी प्लस एक्सटेंड करना जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। लेकिन इस वक्त अजाब नहीं है। बहरहाल इसमें फैक्ट्स ये हैं कि जहाँ पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, वहाँ अंदाज़न 8 या 9 बिलियन यूरो के पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि 750 मिलियन डॉलर या यूरोस की टैक्स बेनिफिट इसको हो रहा है पाकिस्तान को। यानी अगर उसको जीएसपी प्लस स्टेटस ना होता तो इतने एडिशनल टैक्सेस पाकिस्तानी कंपनीज़ को इंपोर्ट एंड के ऊपर देने पड़ जाते पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को। लेकिन ये इससे सिचुएशन मिसलीडिंग हो जाती है। इससे ऐसा लगता है कि वो फिर भी एक्सपोर्ट कर लेते, सिर्फ 750 मिलियन डॉलर और यूरोस का उनको फ़र्क पड़ता ना। हरगिज़ ऐसा नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तानी गुड्स इतनी महंगी हो जाती हैं ये ड्यूटी टैक्सेस लग के, और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जिनकी जो मसनूआत हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो क्वालिटेटिवली कम्पीट नहीं कर पा रही इंडिया के मुकाबले में, इंडोनेशिया के मुकाबले में, बांग्लादेश के मुकाबले में, तुर्की के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, वो फिर एक्सपोर्टेबल ना रहती, वो महंगी हो जाएंगी, उनका बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा, मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएंगी। या तो इम्पोर्टर या तो एक्सपोर्टर खुद कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, या कंज्यूमर को आप महंगा देंगे, तो इन सूरत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत हद तक कोलैप्स हो जाएंगी। अब इसके साथ जो रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की गई हैं, जो वर्किंग डॉक्यूमेंट लगा है उनके उसका स्टाफ का, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव काम तो बहुत किया गया, हमसे वादे तो बहुत किए गए, ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, माइनॉरिटीज़ का फ़लाँ का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और उन्होंने कंसर्न किया है कि पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके नतीजे में अदालतें बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गई हैं। पाकिस्तान में मीडिया के तमाम हकूक़ को सलब कर लिया गया है। जर्नलिस्ट जैसे मेरी तरह के हैं उनकी सज़ाओं का जिक्र किया गया है कि उनको सज़ाएँ दी गई हैं। और उसके बाद ये है कि और ये कि माइनॉरिटीज़ की जो हकूक़ हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, हिंदुओं को बुरा ट्रीट कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को बुरा ट्रीट कर रहे हैं, लेबर के राइट्स नहीं हैं, और मिसिंग पर्सनस हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और फिर जर्नलिस्ट और सब कुछ। और फिर उसमें एक पैराग्राफ में 2-3 लाइनों में इमरान खान का भी वहाँ पे जिक्र है। अब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा मामला मचाया है। वो समझते हैं कि बहुत बड़ी कोई यहाँ पे चीज़ हो गई है, और वो ज़ाहिर है नैरेटिव बना रहे हैं, उनका हक़ है। लेकिन असल रियलिटी ये है कि यूरोपियन यूनियन के हाथ में और अगर पाकिस्तानी डायस्पोरास और पाकिस्तान के ऐसे एनजीओज़ होते जो बहुत इफ़ेक्टिव होते, तो जीएसपी प्लस एक बहुत बड़ा टूल, एक बहुत बड़ा वेपन था, जो सिंगुलरली अगर यूरोपियन यूनियन इसकी थ्रेट को इस्तेमाल करती तो पाकिस्तान में आज रूल ऑफ लॉ के, इंसानी हकूक़ के, मीडिया एक्सप्रेशन के, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ये हालात ना होते, बलूचिस्तान के ये हालात ना होते जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। अब मैंने जैसे कि आपको कहा कि जब कैलस जो हैं, काहिया कैलस जो हैं, जो यूरोपियन यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो पहले एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जब वो जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने किसी भी चीज़ की बात नहीं, पाकिस्तान की सिर्फ उन्होंने तारीफ़ की कि ईरान के सिलसिले में मदद करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप देखते हैं कि ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमेरिका के प्रेशर में हैं, ख़ाइफ़ हैं, हमेशा से हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त तो इनके हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो मार्क रथे हैं, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, और आपने देखा कि इससे पहले वो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और उनके बारे में जोक ये है कि उन्होंने सारे साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस किया है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैसे बात करनी है, और उनको बताया गया है कि आपने बस डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करनी है और हर चीज़ में कहना है कि सर, जैसे कि आप कह रहे हैं सर, एज़ यू से एज़ यू डन। जैसे एक जनरल का, एक कैप्टन मिलिट्री अटैचे वगैरह कोई होता है, मेजर वगैरह, तो जिस तरह से वो बिहेव करता है इसी तरह से मार्क रथे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिहेव करते हैं। और गिवन द फैक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त उनको पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है, ये जनरल आसिम मुनीर की बहुत ज़रूरत है, तो यूरोपियंस को भी ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई है कि यहाँ हमारे पास किसी भी किस्म की कोई स्पेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये थोड़ी सी जो रिपोर्ट आई है क्रिटिकल, इसकी वजह यह है कि
پاکستان ریلیٹڈ این جی اوز نے جو یورپ کے اندر موجود ہیں، کچھ اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس نے، کچھ لیفٹ کی آرگنائزیشنس نے، کچھ برسلس کے اندر جو پریس موجود ہے اس نے بہت سے ایشوز اٹھائے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جس کی وجہ سے جولائی میں ہی چند دن پہلے یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن ہے اس میں کمیشن کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے انہی تمام ایشوز سے، جس میں سب سے زیادہ جس ایشو کو اٹھایا گیا ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا رائٹس ہیں۔ تو چونکہ یہ پروسیس پارلیمنٹ میں چل رہا تھا، اس لیے آپ کو کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر آپ کو وہ چیز ریفلیکٹ کرتے ہوئے اس اسٹیج کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں میں نے پرابلم تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یورپین یونین کی حکومتیں بڑی مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود جو این جی اوز ہیں اگر زیادہ پروفیشنل کام انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ہیں ہی بہت تھوڑے، ان کی اتنی ریچ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اور یہ این جی اوز مل کے اگر کام کر سکیں یورپین یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس میں اور پاکستان کے ایشوز پہ فوکس کریں تو اس سے بہت زیادہ بہتری کا امکان ہے۔ پرابلم البتہ وہاں پر یہ ہے کہ جیسے کہ امریکہ کی کانگریس میں جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں کانگریشنل اسٹافر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی سارے کے سارے جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ایک سنگل ایجنڈا پارٹی ہے جو صرف اور صرف آ کے عمران خان کی بات کرتی ہے، ان کے پاس کوئی اور ایشوز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے، اور پھر یہ جو ہمارے اردو کے سارے ویلاگس یا پوڈ کاسٹ ہیں، یہ ظاہر ہے یورپین یونین کو یا دنیا میں کسی کو بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ ہمارے پہ بہت ضرورت ہے، ہمارے اوپر این جی اوز پہ جو لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ہم انگلش کے اندر پاکستان کے ایشوز کو لکھیں، امریکہ میں لکھیں، برطانیہ میں لکھیں، یورپین یونین میں لکھیں، اور ان ایشوز کی طرف توجہ دلائیں جو ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز جو ہیں وہ صرف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی حد تک نہیں ہو سکتے۔ ان ایشوز کا تعلق خالصتاً پاکستان کے 250 ملین لوگوں کے انسانی حقوق سے ہے، ہیومن رائٹ سے ہے، اس کا تعلق لیبر یونینز کے ساتھ ہے، مائنورٹیز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق رول آف لا کے ساتھ ہے۔ ان ایشوز کو جتنا اچھا ہم ایکسپلین کریں گے اتنا زیادہ ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ یورپین یونین اس کے ساتھ کام کرنے والے اداروں کے اندر بڑھے گا۔ اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔